Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 5th of May 2025. 5 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग गिनी कोफिशिएंट ऑफ जीरो। मतलब जीरो का अगर गिनी कोफिशिएंट है तो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए इज कंप्लीट इनकम इक्वालिटी, सेकंड है मैक्सिमम इनकम इनइक्वालिटी, नो इकोनॉमिक ग्रोथ या परफेक्ट इकोनॉमी। तो पहले तो आपको बता दूं कि जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो क्या मेजर करता है, वो आपका मेजर करता है इनइक्वालिटी को मेजर करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। तो अगर 0 है तो वो कंप्लीट इनकम की इक्वालिटी को शोकेस करता है। आंसर विल बी ए इन दिस केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। ऑप्शंस आर अ लायन हंटिंग एंड ईटिंग अ ज़ीब्रा, सेकंड है अ बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन अ ट्री, अ शार्क एंड अ रेमोरा फिश बेनिफिटिंग ईच अदर, अ काऊ एंड अ टिक वेयर द टिक हार्म्स द काऊ। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा क्या 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 इसका आंसर है। देखो कमेंसलिज्म होता है +0। अगर हम साइन की बात करें तो कमेंसलिज्म का मतलब होता है प्लस एंड जीरो, मतलब एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, अ बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट इन अ ट्री। भाई पेड़ पे अगर घोंसला बनाएगी चिड़िया तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा और चिड़िया को फायदा हो जाएगा, तो जीरो और प्लस होगा। अगर लायन हंटिंग ज़ेब्रा, ये प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है, याद रखिएगा, प्रीडेशन का एग्जांपल है ये। तीसरा है जो शार्क बेनिफिटिंग, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। एंड चौथा जो ये है ये पैरासिटिज्म का है या पैरासाइट है ना, टिक है ना, एक्सटर्नल पैरासाइट है, तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एज वेल। तीसरे सवाल पे आते हैं, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू इट्स यील्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्चुअली में वो बॉन्ड यील्ड वर्सेस बॉन्ड प्राइस के ऊपर है, ठीक है। द क्वेश्चन इज ऑन बॉन्ड यील्ड वर्सेस बॉन्ड प्राइस। आपको अगर रिलेशनशिप पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। देखो इसमें रिलेशनशिप होता है इनवर्स, यानी कि 1 बाय बॉन्ड प्राइस, मतलब बॉन्ड यील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड प्राइस के। तो अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड यील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर विल बी बी हियर एज वेल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम आज एनालिसिस को शुरू करते हैं। एडिटोरियल वाले पार्ट में मैंने नोट्स बना दी है, तो वो भी हम यहाँ पे आकर के वापस देख लेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पार्ट, टू द न्यूज़पेपर पार्ट नाउ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी सी वेयर इट इज। ओके नाउ सो हेयर इज द न्यूज़पेपर, जो कि आप देख पा रहे हैं इन द स्क्रीन। सबसे पहली जो न्यूज़ है, लेट्स सी कि हम क्या देखेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात चल रही है कि ईरान ने कहा है कि दे विल मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच ईरान मीडिएट करना चाहता है। ऑब्वियस बात है, ईरान ने कहा है कि एक ब्रदरली नेबर है ईरान का, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, बोथ आर द ब्रदरली नेबर्स ऑफ इंडिया ऑफ ईरान। तो देयरफॉर दे वांट टू एस्टैब्लिश पीस हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर ही ऑफर टू मीडिएट बिटवीन द 2 ब्रदरली नेबर्स ऑफ ईरान। आपके लिए एक छोटा सा सवाल मैंने यहाँ पे तैयार किया कि आप ईरान के बॉर्डरिंग कंट्रीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। और दूसरी चीज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक दैट ऑल्सो, ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो कंटेंट को, और मेहनत बहुत लगती है, आप जैसे देख पा रहे हैं, कंटेंट बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, फिर एडिटोरियल बनाने में, पढ़ाने में। तो अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो फ्रंट पेज में तो आज ऐसे सही बताऊँ तो कोई ऐसी न्यूज़ मुझे खास नहीं लगी। लेट्स मूव अहेड, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूज थी एक्चुअली, राजस्थान एमएलए हेल्ड फॉर एक्सेप्टिंग 20 लाख रुपीज ब्राइब टू ड्रॉप 3 क्वेश्चंस इन द असेंबली। यहाँ पे राजस्थान एमएलए जो है उन्होंने 3 क्वेश्चन ना पूछने के लिए 20 लाख रुपए लिए। ना पूछने के लिए क्यों लिए होंगे? क्योंकि देखो उस क्वेश्चन से किसी को नुकसान पहुंच रहा होगा। अब जब नुकसान पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा क्या करेगा, भाई पैसा ऑफर करेगा, बोलेगा कि एक काम करो, आप कुछ पैसे ले लो और ये क्वेश्चन मत पूछो। अब देखो यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं, एक था स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा था यहाँ पे अनस्टार्ड क्वेश्चन। आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं पार्लियामेंट में। तो ये मैं आपको बता देता हूँ 3 तरीके के क्वेश्चन। एक होता है स्टार्ड
स्टार्ड जैसा कि लिखा हुआ था, दूसरा होता है अनस्टार्ड, है ना, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं यानी कि जिनको हिंदी में तारांकित प्रश्न बोलते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है आपका ओरल आंसर लगता है, स्टार्ड क्वेश्चन में ओरल आंसर लगता है, ठीक है ना। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है यानी कि अतारांकित प्रश्न, उसमें रिटर्न आंसर होता है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो 10 दिनों का नोटिस देकर के पूछा जाता है। तो स्टार्ड क्वेश्चन यानी कि जो तारांकित प्रश्न उसमें ओरल आंसर होता है, ओरल यानी मौखिक, तो ऑब्वियस बात है इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो आप अगर नाम बताओगे तो मैं ये भी पूछ सकता हूं ना कि आप कहां रहते हो, है ना। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बनते हैं। अनस्टार्ड जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, चूंकि वहां पे रिटर्न आंसर लगता है इसलिए वहां पे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 10 दिन के नोटिस में होता है, अगर 10 दिन का नोटिस देता है तो उसके बाद ये पूछा जा सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप यहाँ मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ किसी कोई खास न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, आप अपने न्यूज़पेपर को भी साथ में चलाते रहिएगा ना, क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर ये लगे कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम आ चुके हैं पेज नंबर 4 पे, अभी पेज नंबर 4 पे ही, हाँ, नाउ दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये आर्कटिक के रिगार्डिंग है ना, दिस इज रिगार्डिंग द आर्कटिक। इसमें हम 2-3 चीजें देखेंगे। पहली बात आपको बता दूं कि देखो एक आर्कटिक काउंसिल नाम की जगह है, आर्कटिक काउंसिल नाम की चीज है, जिसमें कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 8 परमानेंट मेंबर्स हैं। याद रखिएगा इंडिया जो है उसका ऑब्जर्वर मेंबर है, इंडिया इज द ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, इंडिया फुल मेंबर नहीं है आर्कटिक काउंसिल का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू देम वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो लेट्स सी, आई हैव टेकन दी फोटोग्राफ ऑल्सो, ठीक है। दिस इज आज ये भी बताऊँ, आर्कटिक काउंसिल की पहली मैं 2-3 बात बता दूँ कि इसका फाउंडेशन 1996 में हुआ था, है ना। इसमें जो इसमें एक ट्रीटी थी जो कि कनाडा में की गई थी 1996 में, कनाडा में, क्योंकि कनाडा भी इसका मेंबर है। आप देखेंगे इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पे होते हैं, द डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस। देन द मेंबरशिप इज, जो उसमें चेयरमैनशिप होती है वो रिपीट होती है ऑन रोटेटिंग बेसिस 2 ईयर्स पे, 2 साल में रोटेटिंग बेसिस पे होती है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं। मैप आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी शो यू द मैप एज वेल, है ना। मैं आपको इनका मैप भी दिखा देता हूं। तो ये जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी इट हियर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर्स भी हैं। इनके नाम आप देख लो। सबसे पहले यहाँ पे कनाडा है जहाँ पे ट्रीटी हुई थी, मैंने बताया था आपको, और दूसरा आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, दैट इज अगेन अ मेंबर। थर्ड यहाँ पे आपको यहाँ पे डेनमार्क दिख रहा होगा, डेनमार्क 3rd कंट्री है। देन नॉर्वे इज द 4th वन, आइसलैंड इज द 5th वन, देन स्वीडन इज द 6th वन, फिनलैंड इज द 7th वन एंड रशिया इज द 8th वन। 8 कंट्रीज जो मैंने आपको बताई तो वो ये 8 कंट्रीज हैं। रशिया पहली हो गई, फिनलैंड दूसरी हो गई, स्वीडन तीसरी हो गई, नॉर्वे चौथी हो गई, आइसलैंड 5वीं हो गई, डेनमार्क 6वीं हो गई, कनाडा 7वीं हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स 8वीं हो गई। ये आप देख लीजिए, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपको ये भी पता होगा कि आर्कटिक में हमारा एक रिसर्च स्टेशन भी है जो कि नॉर्वे स्वेलवार्ड में है, स्वेलवार्ड नॉर्वे में है। इसका नाम क्या है? हिमाद्री, द नेम इज हिमाद्री। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द मैप ऑफ आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल आपको दिख रहा होगा। ये 8 कंट्रीज जो हैं वो आर्कटिक काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस 2013 में दिया गया था, इंडिया इज हैविंग अ ऑब्जर्वर स्टेटस। अब आर्कटिक रीजन बहुत कारणों से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वहां पे चूंकि जो आपका नदर्न सी रूट है, द नदर्न सी रूट पासेस थ्रू द आर्कटिक पॉइंट ओनली, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ऑफ द ट्रेड एंड ऑल, सारे कारणों से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी का ये कहना था कि भाई हमको प्रीच मत करो, वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स, है ना। हमको मत बताओ कि क्या किसके साथ रिलेशन रखना है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी, लोग इनके ऊपर क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि वाई आर यू टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। आपको पता है कि रशिया ऑयल ले रहा है। तो यहाँ पे जैसे पहले भी काफी इनका वायरल हुआ था एक बार, इन्होंने कहा था कि यूरोप को ये लगता है कि जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, बट इन जो यहाँ की
यूरोप की प्रॉब्लम्स है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी ने कुछ वैसा ही कहा कि भाई यूरोप को प्रीच नहीं करना चाहिए, पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल सेट करें। आप खुद वही काम कर रहे हो, आप खुद और ये सारी चीज़ें लेते रहते हो, अपने हिसाब से काम करते हो और दूसरी कंट्रीज को कहते हो कि आप रिलेशन ना बनाओ, तो दैट इज समथिंग विच शुड नॉट हैपन। दिस इज व्हाट दे वांट एंड ही इज आल्सो सेइंग दैट कि हम रशिया से इसलिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि रशिया वॉर कर रहा है क्या कर, भाई हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है रशिया। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके इंटरेस्ट को फुलफिल कौन कर रहा है। अगर वो कंट्री आपके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है तो यू विल टेक एनीथिंग फ्रॉम देम, तो वही चीज यहाँ पे एस जयशंकर जी ने भी बोली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखो यहाँ पे है रिकॉन्स्टिट्यूटेड एससी बेंच टू रिव्यू द ऑर्डर विच गेव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द ईडी। अब यहाँ पे बात चल रही है, ईडी को बहुत सारी पावर दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा, जिसमें अनब्रिडल्ड पावर क्या थी, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, to enforcement directorate to arrest and summon individuals and search private properties under the prevention of money laundering act PMLA। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू ईडी को पावर क्या क्या दे दी गई थी कि भैया अरेस्ट कर सकते हो, सम्मन कर सकते हो इंडिविजुअल्स को, सर्च कर सकते हो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उसी जो वो पावर दी गई थी उन्हीं को रीचेक करने के लिए एक केस फिर से गया है, पिटीशन गया था, जिसको अभी 3 जज बेंच देख रही है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड जजेस हैं यहाँ पे सूर्यकांत, उज्जवल भुयान एंड कोष्टियार सिंह। तो यहाँ पे ये देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है 2 इंपॉर्टेंट चीज और है कि पीएमएलए के अंदर एक कंट्रोवर्शियल ट्विन कंडीशंस भी हैं बेल की। पीएमएलए के अंदर देखो, अब देखो अरेस्ट करना तो आसान है, आपने ईडी को पावर दे दिया, ईडी अरेस्ट कर लेगी, लेकिन इसमें पीएमएलए के थ्रू जब आपको ये अरेस्ट होता है ना, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। वो 2 कंडीशन कौन सी है बेल की 2 कंडीशन कौन सी है? पहली चीज तो आपको प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है इसमें। एक देखो, जब आप क्राइम की थ्योरीज पढ़ोगे तो एक है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता था कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब आप तब तक मासूम हो जब तक कि आपको गिल्टी साबित नहीं कर दिया जाता। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी का मतलब होता है कि आपको गिल्टी ही माना जाएगा और आपको प्रूफ करना होगा कि आप इनोसेंट हो। तो पहली बेल की कंडीशन है कि आपको यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। सेकंड कंडीशन देखो ये है कि आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि जब आप बाहर जाओगे तो आप कोई दूसरा एक्ट ऐसा नहीं करोगे। अब आप प्रूफ कैसे करोगे? ऑब्वियस बात है, हाउ कैन यू प्रूव समथिंग लाइक दैट कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? तो देयर आर 2 वेरी ड्रैकोनियन कंडीशंस कहना चाहिए जो कि है फॉर गेटिंग द बेल इन दिस केस, ठीक है ना। तो वो भी चीज यहाँ पे ऑथर ने कही है कि अब अरेस्ट कर, इसलिए ईडी के पास जो पावर है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो बेल नहीं मिल सकती इसमें, और एक बार अरेस्ट हो गए बंदे तो और वो चीज चेक करना है। यहाँ पे मणिपुर नागा बॉडी नाउ अर्जेस द गवर्नर टू रीइंस्टेट द फ्री मूवमेंट रिजीम। आपको बता दूं, यहाँ पे आप सबको पता होगा कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है होम मिनिस्ट्री ने बंद कर दी थी नागालैंड वाले रीजन में। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है वो 1643 किलोमीटर का है। देखो लिखा हुआ है ना, इंडिया एंड म्यांमार का बॉर्डर कितना है? 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। फ्री मूवमेंट रिजीम होती क्या है? देखो लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। फ्री मूवमेंट रिजीम देखो क्या होती है, एनी मेंबर ऑफ अ हिल ट्राइब हु इज अ सिटीजन ऑफ आइदर इंडिया और म्यांमार, मतलब कोई भी मेंबर हिल ट्राइब का कोई भी मेंबर, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो चाहे म्यांमार का सिटीजन हो, एंड रिसाइड्स विद इन 16 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर ऑन आइदर साइड, मतलब बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक अगर वो रह रहा है, 16 किलोमीटर तक के एरिया में अगर रह रहा है, चाहे वो इंडिया तरफ हो चाहे म्यांमार की तरफ हो, ही कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ बॉर्डर पास। आपके पास एक बॉर्डर पास बनेगा और उस बॉर्डर पास को प्रोड्यूस करके आप जा सकते हो एंड स्टे up to 2 weeks per visit ऑन सच अ पास, ठीक है ना। 1 साल के लिए वो पास वैलिड रहेगा। आप एक बार बॉर्डर पार करके 2 हफ्ते तक किसी भी दूसरे रीजन में रह सकते हैं अगर आप हिल ट्राइब के मेंबर हैं। तो फ्री मूवमेंट रिजीम ऐसा बोलती है 16 किलोमीटर के बॉर्डर में। लेकिन अभी बीच में जब अटैक हुआ था तो ये बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था। ऑब्वियस बात है, इसके बंद करने से कुछ ट्राइब्स वहां पे इफेक्ट हो रही है। उन ट्राइब्स के नाम देखो लिखा है, तंगखुल पहली ट्राइब है, अनल दूसरी ट्राइब है, मोयोन तीसरी ट्राइब है, देन यहाँ पे चौथी ट्राइब है, देखो यहाँ पे लिखा है लामकांग, the 4th and Maring Naga community. These are the communities: Lamkang, Maring Naga, Anal, Tangkhul and Moyon. These are the communities which are there. I hope you got clarity regarding this. ये नागा communities हैं। और यहाँ पे देखो लिखा है
पहले जो 1952 की इंडिया बर्मा ट्रीटी थी वो तो 40 किलोमीटर तक अलाउ करती थी, बाद में इसको एडिट कर दिया गया 1967 में और इसको करते कितना कर दिया गया 16 किलोमीटर कर दिया गया है फ्री मूवमेंट रिजीम को। लेकिन अब फ्री मूवमेंट रिजीम भी सस्पेंडेड है, तो उसको दोबारा से चालू करने के बाद ये ट्राइब्स कह रही हैं, मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्योंकि उनका ट्रेड और बहुत सारी चीजें उस पर बेस्ड था, बट वो क्या हो रहा है, दैट इज बीइंग हैम्पर्ड। इलेक्शन कमीशन इज डेवलपिंग अ कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वोटर्स। तो कुछ नहीं, अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है अभी, क्योंकि अभी कोई आया नहीं है, बस आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है वोटर्स के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा, दोनों यूज कर सकते हैं। नाम बस देख लो इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, लेट मी शो यू द नेम इन बिग लेटर्स। यहाँ पे देखो लिखा है ECI नेट, ECI नेट, दिस इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग डेवलप्ड, ECI नेट, NET, ठीक है ना, ECI नेट। तो दैट विल बी देयर, और इसमें मोबाइल वेब एप्लीकेशंस के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो, अपना डेटा भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे तो अपन पहले ऐसे बढ़ते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे बात चल रही है NCERT ने क्या किया है, जो क्लास 7 है, अभी आपको पता है कि NCERT की नई बुक्स आई है, तो NCERT क्लास 7 की जो बुक है उसने इंट्रोड्यूस किया है ट्रेडिशनल गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ट्रेडिशनल गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ लेट मी शो यू इन बिग लेटर्स, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट चैप्टर जो है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, ये फिजिकल एजुकेशन वाली बुक में चेंजेस किए गए हैं, आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया के कुछ गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया के। सबसे पहले देखो लिखा है, ये देखो लिखा हुआ है, अब आपको दिख ही रहा होगा मेरे भी, है ना, फिर भी आपको और बड़ा करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है घोरपा डीचे शेपूत, लिखा है ना, इसको लिजर्ड्स टेल भी कहा जाता है, मतलब छिपकली की पूंछ कहा जाता है, घोरपा दीचे शेपूत। तो दिस इज द गेम विच इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ईच विद अ लाइन ऑफ प्लेयर्स होल्डिंग, ये महाराष्ट्र का गेम है घोरपा दीचे शेपूत, है ना। एंड यहाँ पे एक व्यक्ति जो पीछे वाले व्यक्ति को पकड़ के रखता है वेस्ट से, है ना, तो ये दैट इज द थिंग विच इज देयर। टैग टीम का मैच होता है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कैसे खेला जाता है, लेकिन घोरपा दीचे शेपूत नाम याद रखेगा, महाराष्ट्र का गेम है ना। और इसके लिए रेफरेंस जो है वो तानाजी मालसूरे, एक मूवी देखी होगी आपने तानाजी, जिसमें अजय देवगन भी रहा था, तो उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड, अजय देवगन पे बेस्ड नहीं है, तानाजी मालसूरे पे बेस्ड है ये गेम, है ना। तो याद रखेगा, ये सिंघड़ फोर्ट में इन्होंने रोप्स देकर के ये गेम बनाया था, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे जो दूसरा गेम न्यूज में था वो भी बता देता हूँ। द सेकंड गेम इज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, इसका नाम है गिधाड़ा गुडकावन, ठीक है ना, गिधाड़ा गुडकावन, देखो लिखा हुआ ना गिधाड़ा गुडकावन। तो दिस इज द सेकंड गेम, इसको हॉक एंड चिकन बोलते हैं, हॉक एंड चिकन बोलते हैं इस गेम को। इट्स अ चेस बिटवीन हॉक एंड चिकन, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तीसरा जो गेम है वो है नालुगु रल्लू अटा, ये याद रखिएगा, 4 स्टोन्स कहते हैं इसको। थर्ड गेम इज द फोर्थ गेम, इज द गेम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, नलुगु रल्लू अटा, याद रखिएगा, द नेम ऑफ द गेम इज नलुगु रल्लू अटा एंड इट इज प्लेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खेला जाता है, तो याद रखिएगा, दिस इज अगेन समथिंग विच इज देयर, याद, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड चैप्टर जो फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, उसमें 4 और ट्रेडिशनल गेम्स है, जैसे एक है धान की बोरी, है ना, धान की बोरी करके एक गेम होता है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को उठाता है, मतलब उठाता था, धान की बोरी हो गई, इसको सैक ऑफ ग्रेन कहा जाता है। पेयर ऑफ प्लेयर्स अगेंस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक दूसरे को उसमें। देन अट्ट्या पट्ट्या, एक टैग गेम है, टैग एंड रनिंग गेम है, अट्ट्या पट्ट्या, है ना, जैसे रिले रेस टाइप का होता है ना अपने, रिले रेस वैसा गेम है अट्ट्या पट्ट्या करके, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। देन है दरिया बंधा, एक गेम है दरिया बंधा, इट इज रेफर टू अ गेम ऑफ एजिलिटी एंड स्ट्रेटेजी। एंड देन दापो न्यारका सुनम, दारपो न्यारका सुनम जो है ये रेसलिंग गेम है, ये नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स प्ले करती हैं, याद रखिएगा, इसमें बैम्बू का यूज होता है, ठीक है ना, इट्स बैम्बू इज यूज्ड इन दिस, दापो न्यारका सुनम, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यूज़पेपर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको आई थिंक पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। देन अगला टॉपिक है मिथ्रीडेटिज्म,
नाउ दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एक अच्छा टॉपिक है, मिथ्रीडेटिज्म। व्हाट इज मिथ्रीडेटिज्म? तो मिथ्रीडेटिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चाणक्य की बहुत फेमस स्टोरी है चाणक्य की, जिसमें वो कहते थे, वो क्या करते थे, चाणक्य यूज्ड टू गिव अ लिटिल पॉइजन टू चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जो था उसको लिटिल थोड़ा थोड़ा पॉइजन पिलाता रहता था चाणक्य। क्यों पिलाते थे? ताकि वो इम्यूनिटी हो जाए, मतलब कल को अगर कोई पॉइजन दे तो भी उसकी मौत ना हो। तो चाणक्य यूज्ड टू डू, यही प्रोसेस आपको मिथ्रीडेटिज्म कहलाती है। दिस इज व्हाट मिथ्रीडेटिज्म इज। इट इज द प्रैक्टिस जहां पे देखो people immune themselves by regularly ingesting small non-lethal doses of it, मतलब पॉइजन के नॉन लीथल डोज आप इंजेस्ट करते हो, इसी प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? मिथ्रीडेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें पॉन्टिक किंग था मिथ्रीडेट्स 135 से 63 बीसी के बीच में, उसने ये किया था, ये डेवलप किया था। हालांकि इससे पहले तो हमारे चाणक्य ने कर दिया था ऑलरेडी, बट ठीक है, एनीवेज द रेफरेंसेस आर ऑफ किंग पॉन्टिक मिथ्रीडेट्स, तो इसको आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल सुहासिनी हैदर का है, हालांकि हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आई नहीं हैं। दूसरा आर्टिकल हम जरूर डिस्कस करेंगे, इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स आर्कटिक आउटलुक। यहाँ पे जो आर्टिकल में बात कही है वो हालांकि इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के ऊपर है, जो कि 2022 में आई है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे इंडियाज 2022 आर्कटिक पॉलिसी, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई, मतलब डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में एक बैलेंस की बात की गई है। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो अभी भी डेवलपिंग फेज में है। हालांकि हमने इंडिया की 2022 की आर्कटिक पॉलिसी रिलीज कर दी, बट स्टिल हमारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं है। अगर हम कंपेयर करें चाइना से, अगर हम कंपेयर करें वही चीज़ रशिया से, तो रशिया, चाइना एंड यूएसए, इनफैक्ट यूएसए ने तो यहाँ तक ग्रीनलैंड खरीदने की बात तक कर दी यूएसए ने, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा महत्व है इस रीजन का, कि वो ग्रीनलैंड तक खरीदना चाहता है यूएसए। तो द रीजन इज हाईली इंपॉर्टेंट, एंड जो नॉर्थ सी रूट है, जो मैंने आपको बताया था, द नदर्न सी रूट, है ना, पहले केवल समर में आप इसको पास कर सकते थे, बट चूंकि आइस अब काफ़ी पिघल चुकी है आर्कटिक की भी, तो अब ये परमानेंट एक रूट बनने वाला है, नदर्न सी रूट। इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को मेंटेन करना पड़ेंगे अपने रिलेशंस अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि चाइना और रशिया जो है वो अपनी क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि कहीं नदर्न सी रूट में भी चाइना रशिया हो जाए और इंडियन ओशन में भी चाइना रशिया हो जाए, तो इंडिया को कहीं उससे प्रॉब्लम होने लगे। तो इंडिया को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा यूएसए रशिया के बीच में, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बताया कि ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे देखो लिखा गया है। ये रिकॉग्निशन है कि आर्कटिक जो है वो पेरिफेरल नहीं रहेगा, कि सेंट्रल हो चुका है काफी, है ना। अब साइड से नहीं, अब काफी सेंट्रल हो चुका है। इंडिया नॉन आर्कटिक पावर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया आर्कटिक काउंसिल का मेंबर भी नहीं है, इसलिए हमको नॉन आर्कटिक पावर बोलते हैं। हालांकि हमारा वहां पे हिमाद्री नाम का इस रिसर्च स्टेशन है, लेकिन हमको क्या करने की आवश्यकता है, और ज्यादा पर्पसफुल इंगेजमेंट करने की आवश्यकता है, पर्पसफुल इंगेजमेंट करने की आवश्यकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑथर ने यहाँ पे 3 चीजें बताई हैं पर्पसफुल इंगेजमेंट के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला देखो लिखा है कि इंडिया मस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द आर्कटिक एंगेजमेंट बियॉन्ड साइंस with dedicated desks in the foreign and defense ministries, regular interagency consultations and collaborations with the strategic think tanks। अब आप देखो तो इंडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है आर्कटिक इंगेजमेंट को, बियॉन्ड साइंस, मतलब साइंस रिसर्च ये सब ठीक है, अब हमको रिसोर्स एनर्जी, क्योंकि अब आर्कटिक भी वैसा रीजन नहीं रह गया कि वहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा है, वहाँ पे मिलिटरलाइज नहीं हो रहा है, भाई सब कर रहे हैं हर कंट्री, और हम केवल साइंस की बात कर रहे हैं। तो दैट शुड नॉट हैपन, we should look beyond science, the engagement should be beyond science, this is the first point which the author says। second, author ने कहा कि न्यू दिल्ली should partner with like minded arctic countries on dual use initiatives, यानी कि पोलर लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है, एंड इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। आप डोमेन अवेयरनेस की बात करोगे, आप सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की बात करोगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। और आपको ये देखना चाहिए कि साइंस तो होना ही चाहिए, लेकिन आप उसका किस तरीके से ट्रेड में यूज कर सकते हो, इकोनॉमी में यूज कर सकते हो, उसको समझने की आवश्यकता है। Then India must claim a seat at the table as the new Arctic governance
फोरम इमर्ज, तो एक नया जो आर्किटेक्ट गवर्नेंस फोरम बन रहा है उसमें इंडिया को एक सीट मिलनी चाहिए, इंडिया मस्ट स्ट्राइव हार्ड। और ये जो फोरम बन रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, रेगुलेशन, डिजिटल स्टैंडर्ड एंड ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बन रहा है। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया उसका मेंबर बन जाए, ताकि डिसीजन मेकिंग टेबल में अगर आ पाएगा दैट विल बी द थिंग, है ना। ठीक है, देखो वही लिखा कि इंडिया के स्टेप्स ऐसा नहीं कि काम के नहीं है, काम के हैं लेकिन एडिक्वेट नहीं, अभी भी एडिक्वेट नहीं है, और ज्यादा हमको करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, हमको साइंटिफिक कोऑपरेशन को क्लाइमेट डिप्लोमेसी के साथ मर्ज करना है और जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को क्लियर करना है। तो ये भी एक अच्छा एडिटोरियल था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज समथिंग विच इज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनकी बात हमें करनी है। ये मैं आपको नहीं बताऊँ, बस इसमें याद रखना है केवल एक फैक्ट विझिंजम पोर्ट के बारे में है, तो वो आप देख लीजिए। अभी रिसेंटली ही विझिंजम पोर्ट को दोबारा रीइंस्टेट किया गया है, आप सबको पता होना चाहिए। याद रखिएगा जो ये विझिंजम पोर्ट है, याद रखिएगा विझिंजम पोर्ट ये कहाँ पर आपका, ये आपका लोकेटेड है केरला में। दिस इज लोकेटेड इन केरला, विझिंजम पोर्ट। और ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये इंडिया का पहला डीप वाटर एंड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। डीप वाटर एंड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पहला जो है इंडिया का वो विझिंजम पोर्ट है। याद रखिएगा केरला में लोकेटेड है। केरला इसको काफ़ी एग्रेसिवली डेवलप भी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट के सबसे करीब है। ये पोर्ट जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट के सबसे करीब है और काफ़ी ज़्यादा इस पर जो डेवलपमेंट की संभावना भी है। अब एक दो फैक्ट विझिंजम पोर्ट के बारे में और आए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि विझिंजम पोर्ट का जो जिक्र है वो इंस्क्रिप्शंस में मिलता है पांड्या और चोला एरा के, है ना। राजेंद्र चोला जो पट्टिनम था, ही वॉज यूजिंग द विझिंजम पोर्ट, यहाँ पे विझिंजम पोर्ट का जिक्र आता है। दूसरी चीज, एक बुक है बहुत पुरानी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें विझिंजम का पुराना नाम बलीता लिखा गया है। एक पोर्ट है बलीता नाम का जिसको कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि बलीता जो पोर्ट था, दिस बलीता पोर्ट वाज नथिंग बट द विझिंजम पोर्ट। तो दिस इज द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की जो किताब है उसमें बलीता का जो जिक्र है दैट इज एक्चुअली द विझिंजम पोर्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड द पोर्ट इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस, आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा इंटरनेशनल रूट है मैरीटाइम, उसमें उसके सबसे करीब जो है वो विझिंजम पोर्ट ही है। तो दैट इज अगेन अ रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कोई खास न्यूज़ मुझे नहीं लग रही, ठीक है। आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एनालिसिस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कंटेंट को लाइक ज़रूर किया करें, आप लोग से बहुत उम्मीद रहती है मुझे, बट आप लोग भी जब नहीं करते तो थोड़ा उम्मीदें टूट जाती है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।